जी चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में सबसे पहले नंबर पे आ जाती है लाइन की इक्वेशन। ये हमने कल भी पढ़ा था। दोबारा से आपको बता देता हूँ कि लाइन कैसे बनती है। लाइन में आपको दो वेक्टर्स चाहिए होते हैं। थ्रो ए पैरेलल टू यू। ठीक है, इस ए को आप वेक्टर मतलब अगर ये पॉइंट भी हो तो ये 3 कंपोनेंट वाला होगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन से एक वेक्टर है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना वेक्टर ए है, वेक्टर ए। अब जो ये वेक्टर है यहाँ से लाइन गुजरेगी और यू के पैरेलल होगी। तो अगर यू इस तरह से है तो लाइन भी इस तरह यू के पैरेलल होगी। ठीक है, तो फार्मूला फार्मूला कैसे बनेगा? जिस वेक्टर के पैरेलल होगी लाइन, ठीक है, वो पैरामीटर का स्केलर मल्टीपल होगा जिसके भी पैरेलल होगी। ठीक है, और जिसके थ्रू होगी उसको हम ऐड कर लेंगे जैसे हमने कैलकुलस में पढ़ा था। यही टेक्निक आपने ज़हन में रखनी है कि जिस वेक्टर के पैरेलल होगी उसको हम पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिसके थ्रू होगी लाइन उसमें उसको ऐड कर देंगे। सही है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 2.2 एग्जाम्पल के बिल्कुल नीचे प्लेन की। तो प्लेन थ्रो ए पैरेलल टू टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। वैसे ये तो पूछा नहीं जाता। प्लेन की जो इक्वेशन पूछी जाती है ना वो ये वाली होती है, ये वाली जिसमें एन को हम तैयार करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। एन जो होता है ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उस प्लेन का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन के ऊपर पड़े किसी वेक्टर के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा होता है। दोबारा से बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक प्लेन है। इस प्लेन पर x माइनस ए पड़ा हुआ है, ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर पर x माइनस ए, और जो n है वो इस प्लेन के 90 डिग्रीज पर एक एंगल, ये वेक्टर है। तो इस ये जो वेक्टर है n, ये ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये कल भी हमने बनाई थी, आप लोग कैलकुलस का लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3 पॉइंट्स के जरिए भी हमने ये देखें, ये समझने की कोशिश करें कि ये आपके पास एक प्लेन है। इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ए से सी तक एक वेक्टर बन गया, एक ए से बी तक वेक्टर बन गया। जब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये एक वेक्टर आ गया, इसको हम एन मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स को कैसे यूज करना है, ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है। ए को हमने बेस मान लिया है और ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का यही मतलब है। अभी मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया है कि x माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का यही मतलब है। सही हो गया। उसके बाद नेबरहुड, ये हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि इस बुक में जो है ना तीन तीन किस्म के नेबरहुड्स हैं। 3 किस्म के, तीनों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, जो पहला नेबरहुड है ना वो है ई
E1 स्पेस में, जिसको हम R कह रहे होते हैं, ठीक है। तो R में जो नेबरहुड होता है, जैसे ये आपके पास रियल लाइन है, ये एक पॉइंट है, तो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड, तो A प्लस एप्सिलॉन कर दिया और A माइनस एप्सिलॉन कर दिया। तो ये जो इंटरवल होगा, इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स इस A के एप्सिलॉन नेबरहुड होंगे। इसी तरह जब आप अगर आप आर स्केयर में नेबरहुड का कंसेप्ट देखना चाहते हैं, तो आर स्केयर, क्योंकि ये आपके पास प्लेन होता है, तो प्लेन में किसी एक पॉइंट को किसी सर्कल का सेंटर मान ले आप, ठीक है। इस पॉइंट पी को, ठीक है, सर्कल का सेंटर मान लिया, और यहाँ से एप्सिलॉन रेडियस का हमने एक सर्कल बना दिया, ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स समझते हैं, देखें, पी पॉइंट है ना, तो पी पॉइंट के दो कंपोनेंट्स हैं, ए कॉमा बी। मतलब ये जो पॉइंट पी है, ये एक्स एक्सिस पर ए होगा और वाई एक्सिस पर बी होगा। इसी तरह इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पी के एप्सिलॉन नेबरहुड में आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप 3 में चले जाएं, तो ये 3 डायमेंशन में ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के जो एप्सिलॉन नेबरहुड में आएंगे पॉइंट्स, वो क्या आएंगे, ये एक स्फीयर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे इस पॉइंट पी के एप्सिलॉन नेबरहुड में आ रहे होंगे, ठीक है। जी सही हो गया। ये इसने यहाँ पे ना रेडियस, सर्कल और ये कुछ चीजें समझाने की कोशिश की हुई है, ये वही बातें बता रहा है यहाँ पे भी जो मैंने आपको भी बताई है। जैसे ये ए इंटरवल है और ये एप्सिलॉन यहाँ इसका नेबरहुड है, ये सारे उसके पॉइंट्स हैं। माइक ऑफ कर दिया करे ना, आपको नींद आ रही होती है और माइक ऑन करके आप सुना रहे होते हैं। अच्छा जी, बस ये नेबरहुड का यहाँ तक कंसेप्ट आपने लेना है। उसके बाद वेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। वेक्टर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी आउटपुट में हर बार कोई ना कोई वेक्टर आता है। जैसे देखें, आप मान लें कि आपके पास ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन एक वेक्टर फंक्शन होगा अगर मैं t की कोई ना कोई वैल्यू पुट करूं। इंटरवल भी हमारे पास गिवन है -2 से लेके 2 तक, क्लोज्ड इंटरवल है। इसमें से अगर मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 यहाँ पे, तो f(1) क्या बनेगा, f(1) बन जाएगा a -2b, और ये 1 का स्केयर 1 हो गया प्लस c। तो ये ए भी कोई वेक्टर है, बी भी कोई वेक्टर है, और सी भी कोई ना कोई वेक्टर है। तो जब आप 2 या 3 या 4 जितने भी वेक्टर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर में फिर कोई वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसको फिर हम वेक्टर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जबकि आपके पास ए बी सी पहले ही कोई फिक्स्ड वेक्टर्स पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे 2.7 एग्जाम्पल है, इसमें वेक्टर ए जो है वो क्या है, E1 + 2 E2। याद रहे कि E1 की वैल्यू जो है ना, वो आई होती है, मतलब 100। E2 की जो वैल्यू है वो 010, मतलब कि जिसको जे कह रहे होते हैं। और E3 की वैल्यू जो है ना, ये 001, जिसको आप के कह रहे होते हैं। तो जो वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर ए आ गया, ये आपके पास वेक्टर बी आ गया, और ये आपके पास वेक्टर सी आ गया। तीनों वेक्टर्स हैं। तीनों वेक्टर्स को जब आपने ये इस इक्वेशन में पुट किया और सॉल्व किया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, ये वाली। अब इस इक्वेशन में टी की हर वैल्यू के लिए आपके पास कोई ना कोई आंसर में वेक्टर आता रहेगा। अगर आप इसमें लेट से के टी को 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो 1 पुट करने से ये आपके पास आ जाएगा 2e1
प्लस, ठीक है, ये 0 हो गया, और ये आ गया 2 - 1 इज -1 -e3, तो ये f(1) हो गया। तो आउटपुट में कोई वेक्टर आ गया, तो इसलिए ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगली बात ये है कि जब आप इसके तीनों कंपोनेंट्स को लहदा कर लेंगे, जैसे देखें, आपने ये कंपोनेंट उठा लिया, इसको f1 कह दिया, ये दूसरा कंपोनेंट उठा लिया, ये f2 हो गया, ये तीसरा कंपोनेंट ये f3 हो गया। इन तीनों कंपोनेंट्स को किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के तीन कंपोनेंट्स जो होते हैं या दो कंपोनेंट्स जो होते हैं, उनका नाम क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन तीनों फंक्शंस को हम कहते हैं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कर्व, ऑफ द कर्व, ठीक है। तो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व कहते हैं इन तीनों फंक्शंस को, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि फिगर 2.4 में जो हमारे पास ये 2.4 में ये एक कर्व उसने बना के दिखाई हुई है, ठीक है। इस कर्व में पॉइंट्स होते हैं ना, मतलब एफ ऑफ टी जो है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, तो तीन कंपोनेंट्स, जब आप तीन कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट नहीं आ जाता। जैसे अभी हमने एक वेक्टर बनाया था 2, 0, यहाँ पे क्या आया था -1, तो ये एक पॉइंट है। इसी तरह जब आप टी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपके पास पॉइंट्स आते जाएंगे, उन पॉइंट्स को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक कर्व बन जाएगी स्पेस में, ठीक है। ये स्पेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, इसमें ये कर्व बन गई है उन पॉइंट्स को मिलाने से, ठीक है। इसी तरह उसने 2.8 एग्जांपल है, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है, ये वाली फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं f1 ऑफ टी, ये आ गया a cos t, f2 ऑफ टी क्या आ गया a sin t। तो a cos t, a sin t, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनकी कोई ना कोई आउटपुट होगी। ये आउटपुट हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ये असल में जो ये आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की जो आउटपुट है, क्योंकि ये इसके दो कंपोनेंट्स है तो ये 2D में होगा, तो इसकी जो आउटपुट है ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस ए, ठीक है। तो इनको, ये जो दो इक्वेशंस है, इन दो इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दो इक्वेशंस दे के पूछ सकता है कि ये जो दो इक्वेशंस है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल है या पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स है या क्या है। तो देखें, जब ये और ये सेम होगा तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल होंगी। अगर ये और ये डिफरेंट हो जाए, मतलब अगर b sin t आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो फिर ये सर्कल की नहीं होंगी। इसी तरह अब आपने करना ये है कि छोटा सा काम आपने नोट करना है, एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने किसी पेज पे लिख लेनी है, याद कर लेनी है। हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने लिख के याद कर लेनी है। इसी तरह मशहूर मशहूर डायग्राम्स हैं, जैसे सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, इस तरह और भी होंगी, ठीक है। एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होती है? एलिप्स की इक्वेशन यही होती है ना, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये एलिप्स की इक्वेशन है, यहाँ माइनस आ जाए तो ये हाइपरबोला है। एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि एलिप्सॉइड, एलिप्स, हाइपरबोला, इस तरह मशहूर मशहूर जो होती है ना इक्वेशंस होती हैं डायग्राम्स की, वो आपने लिख लेनी है ढूंढ के ना, नेट से, जहां से भी आपको मिल जाए। उसके बाद बाउंडेड फंक्शन, ये हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा था, तो बस इसकी ये आप डेफिनेशन अपने ज़हन में रखें कि एक फंक्शन बाउंडेड होगा किसी डोमेन आई पर अगर आई में से हर वैल्यू यूज करने के बाद भी
उस फंक्शन की वैल्यू किसी खास नंबर से लेस रहे, ठीक है, और वो जो खास नंबर है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ये जो है ना ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो इसको हम कहते हैं जी बाउंडेड फंक्शन। उसके बाद लिमिट छोड़ दें आप, ठीक हो गया। ये बिल्कुल रियल एनालिसिस की तरह ही है, थोड़ा थोड़ा ये उससे मिलता जुलता है, अगर आप इसको रीड आउट भी कर लेंगे तो तकरीबन सारे टॉपिक्स, ये जो सारे थ्योरम्स हैं ये उससे रिलेट कर रहे होंगे। सही है, इसलिए मैं अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चाह रहा हूँ कि हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, वो मैं आपको पहले बता दूं। ये चेन रूल वगैरह सब कुछ आपको पहले ही पता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है कि अगर u जो है एक यूनिट वेक्टर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव u के ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है, ये याद कर लेना। अब क्लास क्या चीज होती है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ क्लास सी एम। तो अगर पूछा भी गया ना तो आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी कि ये क्लास सी एम की जगह वो पूछ सकता है सी टू का, क्लास सी टू का मतलब क्या है। तो क्लास सी टू का मतलब है कि ये जो फंक्शन होगा उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूस होगा उस इंटरवल पर, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखें, ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है पहले नंबर पे आपने देखना है कि अभी इसका डेरिवेटिव आपने नहीं लिया इस फंक्शन का। ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है इसका अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट ना करें, विदाउट डेरिवेटिव कैलकुलेशन, देखें टी क्यूब भी कंटिन्यूस है, साइन टी भी कंटिन्यूस है, और टी की पावर 8/3 भी कंटिन्यूस है। मतलब जेन में ये रखें कि इन्फिनिटी ना आए, ठीक है, मतलब अनडिफाइंड ना हो, आप समझ रहे हैं। जैसे देखें 1/x हो तो अगर x की वैल्यू 0 हो तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमने कंटिन्यूटी के बारे में जो है ना ज़हन में यही रखना है कि आंसर जो है ना वो अनडिफाइंड ना आ रहा हो। तो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा, तो ये C0 क्लास का है फंक्शन जो है ना, फंक्शन की क्लास क्या हो गई है C0। अब हम इसका पहला डेरिवेटिव करते हैं, पहला डेरिवेटिव किया पहले कंपोनेंट का, टी क्यूब का 3t स्केयर आ गया, सेकंड कंपोनेंट का cos t आ गया, और थर्ड कंपोनेंट का आपके पास ये आ गया। अब ये दोबारा से कंटिन्यूस है, पहले डेरिवेटिव के बाद क्लास अपडेट होने से C1 में चेंज हो गई, ठीक है। अब आप इसका एक और डेरिवेटिव करेंगे फाइंड, जब आप इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा f डबल डैश ऑफ t इक्वल 60 माइनस साइन टी, ये दूसरे कंपोनेंट का, और इस कंपोनेंट का डेरिवेटिव आ गया आपके पास ये। तो अब ये भी कंटिन्यूस है, साइन भी कंटिन्यूस है, और ये 60 ये भी कंटिन्यूस है, तो इसकी क्लास होगी C2, ठीक है। अब हम जैसे ही इसका थर्ड डेरिवेटिव करते हैं f ट्रिपल प्राइम, ये देखें ये थर्ड डेरिवेटिव, तो 6e1 आ गया, माइनस साइन का आ गया माइनस कॉस, और थर्ड कंपोनेंट जो है उसका डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आने से क्या होगा, देखिए 80/27, और ये t की पावर 1/3 आ गई। अब जैसे ही t की पावर 1/3 बटा ये जो ओवर है, ठीक है, ये न्यूमिनेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में जब t आ जाएगा और जब हम इसको 0 पे डिस्कस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जो ये यहाँ पे कह रहा है। तो कह रहा है कि
0 पर तो टी एग्जिस्ट, ये फंक्शन का थर्ड कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फंक्शन जो है थर्ड डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस हो गया। तो थर्ड डेरिवेटिव के डिसकंटिन्यूस होने से इसकी क्लास C3 नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि जो इसकी क्लास C2 थी, C2 तक डबल डेरिवेटिव तक ये कंटिन्यूस भी था और डिफरेंशिएबल भी था, तो इसकी क्लास C2 होगी, C3 नहीं होगी, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव पे तीनों कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ना C2 क्लास का है। तो पेपर में भी इस तरह से आपको कोई फंक्शन दे के तो पूछा जा सकता है कि ये कौन सी क्लास का फंक्शन है, C1 का, C2 का, C3 का, या जैसा भी है। सही है। तो सही हो गया। आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं जी थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ अ कर्व। तो कंसेप्ट ऑफ अ कर्व में आप ये टॉपिक इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर करते चले जाएंगे हम आगे तक। इसमें से एक चीज आपको बताता हूँ, वो क्या है। एक सेकंड, ये इसमें बताने वाली चीज है, ये आप याद कर लेना। 3.7 एग्जाम्पल में a cos t, ये x1, x2 और x3, x1, x2, x3 को पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स कैसा होता है, ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका, ठीक है। देखें जी, ये होगा, ये आपको हेलिक्स नजर आ रहा है। तो हेलिक्स की मूवमेंट पे आपने गौर करना है कि ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये इस तरीके से जो है ना मूव कर रहा है, ये, ठीक है। तो अब इसकी मूवमेंट दो किस्म की हो सकती है। ये जो मैंने रेड यहाँ पे कर्व बनाई है, इसको कहते हैं सर्कुलर हेलिक्स। इसकी मूवमेंट ऐसी भी हो सकती है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो और ये इस तरीके से जाए। देखें, पहले कर्व इस तरफ गई है, अब मैंने जो ये डायग्राम बनाई है वो कर्व इस तरफ गई है। ठीक है, फर्क तो है ना। ये राइट साइड पे एरो जा रहा है, ये लेफ्ट साइड पे एरो जा रहा है। तो जो है ना सर्कुलर हेलिक्स, ये एक राइट सर्कुलर हेलिक्स होता है, एक लेफ्ट सर्कुलर हेलिक्स होता है। तो इन दोनों में जो बेसिक फर्क है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि, इधर गया है, ये तो इक्वेशंस आ गई सर्कुलर हेलिक्स की। देखिए राइट और लेफ्ट का कहाँ पे बताया हुआ है। राइट सर्कुलर हेलिक्स होगा अगर बी पॉजिटिव हो, और मेरा ख्याल है कि लेफ्ट सर्कुलर हेलिक्स होगा अगर बी नेगेटिव हो। फिर भी आप लोग ये देखिएगा, जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है वो यही है कि राइट सर्कुलर हेलिक्स में बी जो है वो किधर चला गया वो, ठीक है। बी पॉजिटिव होगा तो ये राइट सर्कुलर हेलिक्स होगा, मतलब कि यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे। और अगर बी हो लेस देन जीरो, तो जो हेलिक्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट साइड पे जाके बनेगा, ठीक है। उसके बाद हेलिक्स, ये एक और चीज भी है यहाँ पे, 2 पाई बी मॉड, इसको पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं, ठीक है, पिच ऑफ हेलिक्स, 2 पाई बी मॉड। तो पिच ऑफ हेलिक्स क्या होती है,
जब ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद उसके बिल्कुल पैरेलल पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। जैसे देखें, ये यहाँ आप मान लें कि आप यहाँ से पिच की मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ये एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल इस जगह पे आके बिल्कुल इसके सेम पॉइंट पे बिल्कुल ऊपर आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 पाई बी मॉड, और इसको बोलेंगे पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये एक चीज बताने वाली थी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में, और आगे भी कुछ चीजें हैं, एक दो, वो देखते हैं कि वो क्या है। आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ, ठीक है। तो आर्क लेंथ जो इसका नाम है, वहां से हमें पता चल रहा है कि ये किसी आर्क की लेंथ होती है, लंबाई होती है, ठीक है। तो आर्क लेंथ आपने कैसे कैलकुलेट करनी है? जैसे ये आपके पास आर क्यूब है। आर क्यूब में आपके पास ये कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व में आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है इस अर्क की, ठीक है, ये क्या होगी? उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करके आपने मॉड कर लेना है, और इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर, ठीक है। तो ये 3D में ये तीनों कंपोनेंट्स, क्योंकि ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स होंगे। ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, तीनों के डेरिवेटिव्स करके स्क्वेयर करके ऐड करके स्क्वेयर रूट कर देना है। और जैसे ये देखें 3.16 एग्जाम्पल है, ये आपके पास एक हेलिक्स है, 0 से 2 पाई तक इसकी हमने आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हेलिक्स जो है ये इस हेलिक्स की जो आर्क लेंथ देखें, ए बी, ये ए और ये बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई, आपको वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर। तो जो हेलिक्स बनेगा, आप मान लें कि ये आपके पास हेलिक्स बन रहा है, ठीक है। अब इस हेलिक्स में आपने 0 से 2 पाई एक चक्कर कंप्लीट करके, मान लें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है इसका, ये, ठीक है। तो ये आपने आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इसमें ये आंसर आ रहा है। तो ए और बी की जो वैल्यू होगी, हम जस्ट यहाँ पे, आप मान लें कि ए को 3 कह रहे हैं, बी को 4 कह रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5 2 10 पाई। तो 10 पाई जो है ना, वो आर्क लेंथ आ जाएगी, जो मतलब 0 से 2 पाई, ये टी की वैल्यू यूज कर रहे होंगे जब हम, ठीक है। तो आर्क लेंथ वाला टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ भी यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आगे जा सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आती है, वो ये है कि आर्क लेंथ एज अ पैरामीटर। तो आर्क लेंथ एज अ पैरामीटर क्या चीज है? आर्क लेंथ एज अ पैरामीटर ये है कि जब आपके पास जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है वो पहले तो टी का फंक्शन होता है, ठीक है। इस टी के फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स होंगे, x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस, ठीक है, x3 e3। ये भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है, और ये भी टी का फंक्शन है। अब इन तीनों को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये कुछ
इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। अब आपने लिमिट जो है ना, जो लोअर लिमिट है वो कोई नंबर होगा कांस्टेंट, लेकिन अपर लिमिट को आपने टी लेट कर देना है, ठीक है। फिर हम आर्क लेंथ एज अ पैरामीटर कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। सही हो गया। तो ये तरीका है कि ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, जबकि टी यहाँ पे एज इट इज आएगा वेरिएबल के तौर पे। तो कोई वर्किंग एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं तो वो ज्यादा बेहतर है, स्टेप्स जो आ ना आपको समझ आ जाएंगे। जैसे ये देखें, इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि ये जो x है ये इसका x1 आ गया, x2 आ गया और ये x3 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों को इस फार्मूला में जब हम पुट करेंगे, जैसे इसका डेरिवेटिव क्या आता है फर्स्ट कंपोनेंट का, माइनस ए साइन टी, कॉमा, और ए साइन टी का आ गया ए कॉस टी, फिर कॉमा लगा दिया और बी टी का आ गया बी। तो ये डेरिवेटिव आ गया, इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर ऐड करके स्केयर रूट कर दिया, ये वैल्यू आ गई, क्योंकि साइन स्केयर टी का स्केयर टी 1 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, आमतौर पर इसको हम जीरो लेते हैं। लोअर लिमिट को जीरो, अपर लिमिट को आपने टी लेना है हमेशा, ये याद रखना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो है ना एस एक फंक्शन बन जाएगा टी का। देखे, इस आंसर में टी नजर आ रहा है, तो एस बन गया टी का फंक्शन। यहां से आपने निकाल लेना है, सेपरेट कर लेना है टी को। तो यहां से अगर टी को लैदा कर लेंगे तो टी की वैल्यू ये आ जाएगी। टी की जो ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को वापस जाके यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये आपके पास टी की वैल्यूज आ गई हैं, इन वैल्यूज के आने से एक्स अपडेट हो जाएगा। एक्स के अपडेट होने से ये आपके पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ये इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये एक्स की नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है। आम लफ्जों में हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन अपनी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में तब आता है जब हम टी को आर्क लेंथ का फंक्शन बना के पुट कर देते हैं उसमें, ठीक है। पैरामीटर, ये जो पैरामीटर टी है, इसको हमने आर्क लेंथ का फंक्शन बना के तो जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ये एक नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है। और नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की एक खास बात ये है कि जो एक्स है आपके पास, आप चेक करिएगा, आप एक्स का डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू एस जब इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे आंसर 1 आएगा। और ये बात 100% ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, इस एक्स का पहले आपने करना है डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड कंपोनेंट का भी एस के रिस्पेक्ट, ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट का भी डेरिवेटिव निकाल के मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड क्या होती है, तीनों कंपोनेंट्स का अलग-अलग स्केयर करके और स्केयर रूट, और आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये खास बात है नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की। और नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में एक्स जो है वो एस का फंक्शन बन जाता है। सही हो गया। इसमें ये खास बात थी। अब यहाँ पे जो अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे, जब आप डॉट लगाएंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस होगा, जब आप डैश लगाएंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, ठीक है। ये नोटेशन है इसकी, इस बुक की नोटेशन है। और जब भी एस के हिसाब से डेरिवेटिव करते हैं एक्स का, तब जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो नेचुरल होती है। और जब इस तरीके से करते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो नेचुरल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे शायद उसने किया हो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन वाला काम, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने देखी थी,
ये देखें 3.18। देखें ये जो है ये s का फंक्शन है, मतलब x जो है वो s का फंक्शन है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया, मतलब dx/ds किया और माड कर दिया। आप मान लें कि डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई, फिर इसका जो माड किया, माड करने से ये आपके पास आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। मतलब कि आंसर 1 आएगा, जब भी कभी आंसर 1 आएगा तो x जो है वो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होगी x की, ठीक है, तो वो s का फंक्शन होगा। उसके बाद ये एग्जांपल आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, और आप कुछ भी ना करें, यहाँ से आगे चले जाएं। चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हम कल करेंगे चैप्टर 4। जी किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? आप बता रहा हूँ कि इनमें से क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आपको पूछ लेता है कि जब, देखिए मैं आपको पूछता हूँ कि डी एफ ओवर डी टी माड 1 के इक्वल है, तो अब यहाँ से एक बात हमें क्लियर नजर आ रही है कि जो एफ होगा ना वो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होगी टी की, ठीक है। एस तो एक नोटेशन है ना जो यहाँ पे यूज की हुई है, उसने dx/ds माड का हुआ है 1 के इक्वल कब होगा, जब ये नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये नोटेशन चेंज भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि यही नोटेशन हो। उसके बाद एक और आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं आपको जो पढ़ाया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि द इक्वेशंस x इक्वल 3 cos t, y इक्वल 3 sin t, z इक्वल -7 t, ठीक है। द इक्वेशंस रिप्रेजेंट, चलें कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं कि कौन सी इक्वेशंस है, जल्दी से बताएं। ये 3 इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन। आप सर्कल बोल रहे हैं, ये गलत हो गया है, आगे बोले जी। हेलिक्स, ये भी रॉन्ग हो गया है, हेलिक्स तो है लेकिन राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट जल्दी से बोलें। लिखें लेफ्ट, क्योंकि ये नेगेटिव है। जी में नेगेटिव कोफिशिएंट होगा तो लेफ्ट, लेफ्ट सर्कुलर हेलिक्स होगा। ठीक हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो वैसे भी मीटिंग टाइम खत्म हो गया है, आप लोग इसके 3 चैप्टर्स को स्टडी कीजिएगा, बुक मैं सेंड कर देता हूँ, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा अभी। तो कल हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।